सब्सक्राइब करें DY Academy टेक को। पूरा पर्यावरण प्रदूषण से भरा हुआ है। इसमें कई तरह के प्रदूषण है। एक है आपका कचरे का प्रॉब्लम। कचरा भी दो तरह से है, एक है गीला कचरा और दूसरा है सूखा कचरा। कचरा दो तरह का होता है, एक होता है विघटनकारी जो कि हम विघटित कर सकते हैं, और एक होता है अविघटनकारी जो कि विघटित नहीं होता है। तो आज हम करेंगे इस पर चर्चा विघटनकारी और अविघटनकारी। पहले देखेंगे कि ये कचरे का स्रोत कहाँ कहाँ से है, क्या का कचरे का स्रोत है। पहला है घर का कचरा। जो आपके घर का कचरा है, ये घर का कचरा जैसे रसोई में आपके बना हुआ भोजन बच गया, आपने फेंक दिया, ये सड़ने लगा और ये एक तरह से क्या होता है, दुर्गंध होता है और आपका वायुमंडल प्रदूषित होता है। दूसरा आपका प्लास्टिक की थैलियाँ, हम जाते हैं सब्जी लेकर आते हैं और थैलियों को हम बाहर कचरे में डाल देते हैं, फिर वो कहाँ गया, बहते हुए नाले में चला गया, नाला जाम हो गया। जुलाई 2005 जो है, जब मुंबई में बारिश हुई थी, इसमें जो पूरा मुंबई डूब गया था, उसका मेन कारण क्या था, सिर्फ प्लास्टिक की थैली। क्योंकि महानगर पालिका ने साफ तो कराया था सीवर को, मगर उसके बावजूद कचरा के साथ में ये और कचरों के साथ में थैली भी गया, और थैली ने मेन सीवर को जाम कर दिया, और पूरा जो पानी है वो समुद्र में न जाने के बाद वो क्या हुआ, सीधा आपके शहर में आ गया, पूरा शहर डूब गया, बहुत सारे लोग। दूसरा है औद्योगिकरण कचरा, उद्योग धंधों से निकलने वाला कचरा। जैसे अगर पेंट की फैक्ट्री है तो उसमें से क्या हो रहा है भाई, रंग तो बनता है मगर उसमें से कुछ पानी निकल जाता है, वो पानी हम क्या करते हैं, सीवर में डाल देते हैं। तलछट, जो कुछ बचा हुआ होता है, रंग का बचना, कुछ वर्ज्य पदार्थ होता है बचा हुआ, वो क्या होता है, वो हम डाल देते हैं कचरे में, जो कि हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, क्योंकि वो रसायन है। आगे राख, गांव में क्या होता है, राख से बर्तन धोते हैं, और ये राख हम नालियों में डाल देते हैं, जा करके क्या होता है, धीरे धीरे जम जाता है। इसके बाद तीसरा है धोखादायक कचरा। धोखादायक कचरा वो कचरा है जो विविध उद्योगों के निर्माण होने वाले रसायन, रेडियोधर्मी पदार्थ और स्फोटक पदार्थ, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारी होती है। रसायन का मतलब जैसे आपके घर का धंधा हो रहा है, उद्योग हो रहा है, रंग बन रहा है, ये औद्योगिक कचरा है, और इससे हमारा जो पर्यावरण क्या, खेतों या बगीचों में कचरा, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, ये भी एक तरह का कचरा है, और इसका भी व्यवस्थापन जरूरी है। पांचवा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, हम मोबाइल लेते हैं, नई मोबाइल आई नोकिया की, चलो हमने क्या किया, ये इसको फेंक दिया। चाइना की मोबाइल लिए हैं, 2 महीने बाद क्या हुआ, हमने उसको फेंक दिया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक टार्च लिया, उसके बाद यूज किया, यूज एंड थ्रो, फेंक दिया। ये क्या है, कचरा हो रहा है। ये कचरा हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी धोखादायक है। इसके बाद जैव वैद्युकी। जैव वैद्युकी मतलब जो हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा है। हॉस्पिटल का जो कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जो हम बैंडेज करते हैं, जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, सिरिंज है, ये भी क्या है, हमारे लिए धोखादायक। बहुत सारे लोगों के कटे हुए अंग होते हैं, वो भी फेंक दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सड़ने लगते हैं, और जो उनके टच में आता है उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। हॉस्पिटल के जो सिरिंज होते हैं, उसका हम क्या करते हैं, सही से उपयोग नहीं करते हैं, तो ये इससे दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मान लो कोई एड्स पेशेंट है, उसको लगाया हुआ अगर सिरिंज है और इसी तरह हमने फेंक दिया उसको, और किसी दूसरे को लग गया, तो बिना किसी को टच किए या बिना बेचारा कुछ किए क्या होगा, वो एड्स का पेशेंट हो सकता है। तो ये कचरा निवारण करना जरूरी है। उसके बाद शहर का कचरा। शहर का सबसे ज़्यादा कचरा सब्जी मंडी से निकलता है, औद्योगिक कचरा निकलता है, व्यापारिक कचरा निकलता है। ये कचरा निपटाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अकेले मुंबई में करीब 5000 टन कचरा डेली निकलता है, कूड़े में 17000 टन निकलता है। इसके बाद आपका जो नागपुर है, इसमें 900 टन कचरा डेली, जिसका परिणाम ये है कि कचरों का अंबार। मान लीजिए एक दिन अगर मान लीजिए 5000 टन निकल रहा है, तो 30 दिन में कितना कचरा हो गया, साल में कितना हो गया। इस कचरे का व्यवस्थापन करना बहुत जरूरी है, और सरकार, महानगर पालिका इससे परेशान है कि इस कचरे को किस तरह व्यवस्थापित किया जाए। इसके बाद है आणविक कचरा।
परमाणु केंद्र बहुत सारे हैं जिससे बिजली उत्पादन की जाती है, बहुत सारे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। इसके बाद में जो शोध संस्थान है इसमें भी कुछ रेडियो एक्टिव या आणविक कचरा जो निकलता है, इसका हम सही ढंग से व्यापारिक व्यवस्थापन नहीं कर पाते। अभी कुछ साल पहले दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल का कचरा बाहर फेंक दिया गया था। ये आणविक कचरा था और कुछ कचरे बीनने वाले बच्चे उनके संपर्क में आ गए और उनके आँख की रोशनी चली गई। एक बच्चे का हार्ट में छेद हो गया, क्योंकि जो आणविक कचरा होता है, जो यूरेनियम थोरियम होती है, ये सीधा रेत चलती है और ये जो भी रास्ते में आता है उसको क्या करते हैं, भेजते हुए निकल जाती है। आगे खनिज कचरा, खदान से निकलने वाला जैसे सीसा है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ये सारे जो कचरे हैं ये भी एक तरह से हमारे लिए हानिकारक है। हमारा कचरे का वर्गीकरण किया गया दो में, एक होता है विघटनशील और दूसरा है अविघटनशील। विघटनशील का मतलब होता है कि ऐसा कचरा जिसको हम विघटित करके हम अपने खेतों के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे रसोई घर से जो खाना बचता है इसको हम इधर फेंक करके नहीं, हम कहीं क्या करें, एक डब्बे में रख लें, उस पर हम मिट्टी में डाल दें। आपके घर से जो माला फूल निकलता है पूजा पाठ का, इसके बाद फलों का या फिर आपसे किचन से निकलने वाला जो सब्जी का छिलका है, फल का छिलका है, इसको हम एक डब्बे में रख लें, ऊपर से मिट्टी डाल दें, कुछ दिन के लिए रखने के बाद उसमें थोड़ा सा क्या करें, केचुआ डाल दें, कृमि, और ये सड़ जाएगा और आपके घर में क्या होगा, एक गमले में इसको रख दीजिए, उस पर पौधा लगा दीजिए, अच्छे से पौधा भी वृद्धि होगा और आपका जो कचरा है वो भी क्या हो गया, निपटारा। केले का छिलका अगर उसको खा करके आप फेंक दीजिए रोड पे, क्या हुआ, स्लिप कर गया दूसरा और बेचारे का पैर टूट गया। इसके बाद पता अविघटनशील कचरा, नॉन बायोटिक डिग्रेडेबल। इस प्रकार के कचरे का आसानी से विघटन नहीं होता। जो अविघटित है जैसे प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, ये बहुत काफी दिन में जाकर के क्या होते हैं, इनका विघटन होता है। थर्मोकोल तो विघटित ही नहीं होता। आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे कचरे हैं जिनका विघटन होता ही नहीं। अब कह रहा है कि प्लास्टिक की बोतल यह विघटनशील नहीं है, यह अविघटनशील है, यह इसका हम पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। इसी तरह से थर्मोकोल है, प्लास्टिक की थैली है, ऐसे बहुत सारे कचरे हैं जिनका हम व्यवस्थापन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अब कह ठोस कचरे का परिणाम क्या है। पहला है कि कचरा जब सड़ता है तो इससे क्या होती है, बदबू आने लगती है, और जब बदबू होगी तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे कृमि निकलेंगे और जिससे क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। दूसरा कह विषैली गैसें, जब सड़ता है थैली या थर्मोकोल, जब सड़ने लगता है तो उसमें से विषैली गैस निकलती है, उसके संपर्क में आने पर बहुत सारी तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है प्राकृतिक सौंदर्य। भाई ताजमहल बन गया है, अब ले जाकर के उसके सामने आप क्या करिए, 1 टन कचरा डलवा दीजिए, क्या होगा, ताजमहल की सौंदर्यता तो खराब हो जाएगी। पता चला अमेरिका से वहाँ के राष्ट्रपति आए आपका ताजमहल देखने के लिए और देखा वहाँ तो 1 टन कचरा डाला हुआ है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इंडिया का, क्या होगा उस ताजमहल का। तो धीरे धीरे जो ऐतिहासिक इमारत है उस पर उसकी सौंदर्यता क्या होती है, खराब होती है। इसके बाद वायु प्रदूषण, अगर प्लास्टिक को हम जला देते हैं, थर्मोकोल को हम जला देते हैं तो यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तो चला जाएगा, मान लो जल गया तो वायु में चला गया, मगर ये विषैली गैस वायु में और खतरनाक हो जाती है। यह सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती हैं, अस्थमा, क्षय, ऐसी सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे। अगर कह रहा है जल प्रदूषण, अगर हम इसको अगर किसी नदी में, तालाब में फेंक देते हैं, सड़ने लगेगा तो उसमें क्या होगा, कृमि होंगे और उसमें जलीय जो जीव हैं वो क्या होते हैं, नष्ट होंगे। मछलियाँ आए दिन क्या होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझ रही है जो जलीय जीव है। अगर उसी पानी का सप्लाई से मुंबई से शहर में है, भाई तालाबों से ही पानी आता है, बाहर से सही, अगर वो प्रदूषित पानी अगर हमें मिला तो क्या होगा, हम भी क्या होंगे। कहता है स्वच्छ खाना और स्वच्छ पानी अगर मिले और स्वच्छ हवा तो आदमी कभी बीमार ना हो, मगर आज के डेट में तीनों प्रदूषित है, जिसकी वजह से हम नाना प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। आगे मृदा प्रदूषण, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल प्रदूषण। इसमें हम क्या करते हैं कि सारे मिट्टियों को हम दबा देते हैं जमीन में, सारे कचरे को जमीन में दबा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ की जो मिट्टी है
उसमें प्लास्टिक या रसायन का क्या होता है, असर आने लगता है और हमारी जो मिट्टी है उसको उपजाऊ की जगह क्या होती है, बंजर हो जाती है। आगे कह रहा है रोग प्रसार, इसके वजह से बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होती हैं। आगे है वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही। कह रहा है कि पर्यावरण स्नेही का मतलब होता है कि ऐसा कोई उपाय जिससे कचरे का व्यवस्थापन हो जाए और वो हमारे लिए क्या हो जाए, लाभ पहुंचाए, हमारी प्रकृति के लिए लाभ पहुंचाए। उसमें है कचरे का विभाजन व वर्गीकरण। पहला कंपोस्टिंग करना, मतलब जो आपके घर से जो भी कचरा निकल रहा है उसका पहले आप क्या करेंगे, हम वर्गीकरण कर देंगे। सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, डब्बा बना लीजिए, जो गीला है उसको अलग रखिए, सूखे को अलग रखिए, उपयोगी है उसको अलग और अनुपयोगी को अलग। इस तरह से अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक थीम दिया है कि अलग अलग रंग के डब्बे बना लीजिए और उसमें आप करिए गीला कचरा, सूखा कचरा रखिए। उसके बाद में जो उपयोगी कचरा है, विघटनशील है, उसको अलग रखिए, जो अविघटनशील है उसको अलग रखिए। कह कंपोस्टिंग का मतलब है कि जो सड़ने वाला हो, जैसे कि आपके घर से सब्जी का छिलका, बचा हुआ भोजन, ऐसी चीज़ों को रख करके उसको मिट्टी में रखिए, कृमि डाल दीजिए, सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा और आपके पौधे का, आपके खेती में उसे डाल दीजिए। दूसरा कहना सुरक्षित कूड़ा डालने के स्थान, जो कचरा है उसको जाते हम ले जाकर के रोड पे फेंक के चले आते हैं। भाई खाया आपने और फेंक दिया आपने रोड पे, भुगतेगा आपका पूरा एरिया। इसलिए जगह जगह पे डस्टबिन बनाया गया है, आप अपने कचरे का व्यवस्थापन आप अपने डस्टबिन में करें। दूसरा कह रहा है केचुए की निर्मिति, केचुआ आप पालिए, कृमि, और उसको उस जो सड़ने वाली खाद है, जो वस्तु है उसमें डाल दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सड़ जाए और आपका जो कचरा है वो खाद में बदल जाए। कहते हैं केचुआ जो है वो हमारे किसानों का मित्र होता है, केचुआ हमारे किसानों का मित्र है, खेती में वो बहुत ही उपयोगी होता है, जो भी खरपतवार है उसको सड़ा देता है। आगे कह रहा है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब है कि उच्च ताप पर कचरे का ज्वलन कर ऊर्जा निर्माण करना। जैसे बायोगैस है, जैव वायु से विद्युत ऊर्जा निर्मित करना, यह पायरोलाइसिस के माध्यम से हम करते हैं। आगे है जैव चिकित्सीय या कूड़ा व्यवस्थापन। भट्टी अब कह रहा है जो भी जैविक कचरा निकलता है, जो हॉस्पिटल से कचरा निकलता है, उसको एक भट्टी ले लीजिए, ऐसा बंद भट्टी जिसमें कि काफ़ी हाई टेम्परेचर हो, उसमें आप डाल दीजिए, सिरिंज हो या जो भी हो, हाई टेम्परेचर पे जल जाएगा। जब वो जल जाएगा तो उसके जो जीवाणु हो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर ठोस कचरे का व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों है? पहला आवश्यकता है कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम तथा परिसर स्वच्छता की। अगर हम व्यवस्थापन करते हैं तो हमारा परिसर क्या होगा, स्वस्थ होगा और गंदगी नहीं फैलेगी। दूसरा ऊर्जा निर्मित तथा खाद्य निर्मित और रोजगार निर्मित के अवसर होंगे। इससे ऊर्जा, अभी क्या हो रहा है, कचरे का व्यवस्थापन करके हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। आप चले जाइए एमपी में, इंदौर में। इंदौर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे हजारों टन कचरा पड़ा हुआ था और वहाँ का जो जिला कलेक्टर था उसने एक ऐसा टेक्निक निकाला कि पूरे कचरे को उसने एक गोडाउन में बनाया और एक टेक्नोलॉजी लगाई जिससे कि वहाँ कचरे से बिजली बनती है। आगे ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधन से भार कम करना। इससे क्या होता है, जो कचरे से आपकी भूमि जो भरी पड़ी है उससे क्या हो सकता है, खाली हो सकते, खाली कर सकते हैं आप। आगे आरोग्य संरक्षण और जीवन स्तर सुधारने का। दूसरा है कचरा न रहेगा न सड़ेगा न लोगों को बीमारी होगी। अपना कचरे को निपटाने के 7 नियम दिए हुए हैं, 7 R दिए हैं। पहला है उसमें रीयूज, ऐसा कचरा जिसको हम क्या करें, पुनः उपयोग में ला सके। जैसे आपके घर कुछ ऐसा कचरा है जो कि आप, जैसे पेपर है, मैगजीन है, उसको आपने पढ़ लिया, अब उसके लिए आपको क्या वेस्ट हो गया, अब उसका आप क्या कर सकते हैं, कागज का थैली बना सकते हैं। ये हो गया रीयूज। दूसरा है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब कि जो खतरनाक कचरा है, जो मान लीजिए प्रदूषण फैलाने वाला कचरा है, उसको क्या करिए आप, रिफ्यूज कर लीजिए, मतलब उसका यूज ही मत कीजिए। आप सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक की थैली की जगह आप क्या करिए, कपड़े की थैली लेके जाइए, ताकि सब्जी वाला से आप क्या करते हो, प्लास्टिक की थैली मांगते हो। भाई 1 किलो आपने आलू ले लिया,
सब्जी ले लिया, साथ में आप एक एक के लिए आप एक एक थैली लाते हैं, कितनी थैली हो गई लाते हैं, फिर वह वेस्ट हो जाता है, तो आप अवॉइड कर दीजिए उसको, जिससे ये कचरा क्या हो जाएगा, कम। चक्रीकरण या रिसाइकल, कुछ ऐसे कचरे हैं जिसका चक्रीकरण कर सकते हैं, मतलब जैसे कागज है उसको सड़ा करके फिर हम नया कागज बना सकते हैं। इसके बाद आपका कांच है, कांच अगर टूट गया तो उसको फेंकिए मत, उसको भंगार वाले को दीजिए, वहाँ ले जा करके वो एक जगह इकट्ठा करेगा, मशीन में देगा, गला करके एक फिर नया कांच का बर्तन आप बना सकते हैं। इसके बाद कह रहा है रीथिंक, दैनिक जीवन में वस्तुओं के उपयोग में आते कृति और परिणाम का पुनः नए दृष्टि से विचार कीजिए। ऐसा विचार कीजिए कि किस तरह से कचरे को निपटाया जा सके और कम से कम कचरा उत्पन्न हो सके। कम उपयोग, रिड्यूस, प्लास्टिक की थैली, थर्मोकोल, इसका कम उपयोग कीजिए। आगे है संशोधन, ऐसा खोज कीजिए जिससे कि कचरे का नए नए तरीके से हम रीयूज कर सकें या फिर हम उसको अवॉइड कर सकें, अलग तरह से हम उसका उपयोग कर सकें। कह रहा है इसके लिए हम जन जागृति फैलाएं, रैलियां निकालिए। इसका सबसे माध्यम कौन है, सबसे बड़ा माध्यम आप चाहो तो कम से कम कचरा प्रदूषण में आएगा। इसके लिए आप जन जागृति रैलियां निकालो, लोगों को समझाओ, घर घर में जाओ। स्कूल एक ऐसा माध्यम है जो इसको कर सकता है। अगर आप कुछ ऐसे कचरे हैं जिनका कुछ समय में सड़ता है और कुछ लाइफ टाइम नहीं सड़ता, जैसे कि केले का छिलका है, ये 3 से 4 सप्ताह में क्या होता है, सड़ जाता है, तो 3 से 4 सप्ताह में उसका विघटन होता है। उसके बाद कह रहा है कागज की थैली, कागज की थैली 1 महीने में सड़ती है, विघटन होता है उसका। इसके बाद कपड़े का चिंदी, जो आपके घर से जो कपड़ा निकलता है वो भी क्या होता है, 1 से 5 महीने के अंदर में क्या होता है, वो सड़ता है। फिर जो आपके घर से जो मोजा ऊनी कपड़ा निकलता है वो कम से कम 1 साल में सड़ता है। और लकड़ी ये 15 से 20 महीने में ये क्या होता है, सड़ता है। चमड़े का जूता यह 40 से 50 वर्ष, और जस्ते का डिब्बा जो आपके घर से निकलता है वो 50 से 100 वर्ष तक के बाद जाके विकसित होता है। एल्युमिनियम का डिब्बा 200 से 50 वर्ष, 250 वर्ष, और प्लास्टिक की थैली जो है 1 लाख वर्ष। थर्मोकोल अनंत, मतलब थर्मोकोल सड़ता ही नहीं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, थर्मोकोल का उपयोग ना करें। इस तरह से हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं और अपने लोगों